त्रिवेज मीडिया के सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम जिन अतिथियों के साथ आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो विषय है जो कि अभी भारत में पूरे देश में जिस विषय पर काफी घमासान जारी है, वो विषय हाल ही में दिल्ली के टूरिज्म मिनिस्टर रहे राजेंद्र पाल जी गौतम, जो जल मंत्री भी रहे दिल्ली के, उनका हाल ही में इस्तीफा लिया गया। और ये इस्तीफे की वजह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार करके 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण किया, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 1956 में दी थी। तो इस विषय को लेकर जो अभी विवाद छिड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जब आमतौर पे किसी विषय पे चर्चा होती है तब उनके जो पहलू होते हैं, वो पहलू जो होते हैं वैचारिक आधार उनके पीछे क्या होता है, इसका विश्लेषण बहुत सटीक तौर पे नहीं आता। लेकिन हम जानते हैं कि डॉक्टर पुनियानी सर जो हमारे साथ आज उपस्थित है, वो जैव वैद्यकीय अभियांत्रिकी से जुड़े हुए हैं। उनका क्षेत्र मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा है, मुंबई के IIT से भी जुड़े हैं। लेकिन समाज की विचारधारा, सेक्युलरिज्म और समाज, इस दोनों घटनाओं को, इस दोनों घटक को उन्होंने अपना विषय का केंद्र बनाया है। और हाल ही में इसके कार्यकारी परिषद के वो अध्यक्ष भी है। माननीय डॉक्टर राम पुनियानी सर जी, आपका सबसे पहले मैं त्रिवेज मीडिया में स्वागत करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, मैं आपको सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहूंगा कि हाल ही में दिल्ली की जो घटना घटित हुई, उसके बाद आपने एक आर्टिकल भी लिखा और उसमें एक बात आपने बहुत सटीक तौर पे कहा है कि आप आम आदमी पार्टी जो है, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा अपने कार्यालय में या अपनी सरकारी दफ्तरों में लगाना तो प्रारंभ किया है, लेकिन इसके साथ साथ प्रतिमा का स्वीकार और विचारों का नकार, ये बात अभी सिद्ध हो रही है। ये आपने सबसे पहले अहम बात इसमें अधोरेखित की है। क्या इस संदर्भ में आपके और पहलू क्या है इस संदर्भ में जिसको आप आज कहना चाहो? जी देखिए, इसमें एक तो आम आदमी पार्टी की आपने बात की है, और उसके पहले आप देखिए कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम के घर पे जाके सामने प्रदर्शन किए। उन्होंने भगवा झंडा लहराया और उसमें भगवान राम का फोटो रखा। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि समाज में कई ऐसे राजनीतिक प्रवाह हैं कई ऐसे राजनीतिक प्रवाह हैं जो ज़मान से दिखावे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को और दलितों के मुद्दों को लाना चाहते हैं, पर जो उनकी राजनीति है वो पूरी तौर से उन मूल्यों से प्रभावित है जो यहाँ की जाति वर्ण व्यवस्था की ऊंच नीच में विश्वास रखती है, और उसको उसको नए तरीके से उसको जारी रखना चाहती है। क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो दलित, SC, ST, OBC, इन सब का अगर हम देखें, सामाजिक बराबरी का जो अभियान है वो आरक्षण के माध्यम से है, आरक्षण के माध्यम से है। और उस आरक्षण को दूर करने के लिए, उस आरक्षण को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी कोशिशें चालू हैं। अभी जहाँ भी ये सत्ता में आते हैं वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जो आरक्षण है उसमें फैकल्टी आरक्षण को साइड ट्रैक कर देते हैं। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी ने भी आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो आरक्षण का समर्थक हो। उसके उलट थोड़ा केजरीवाल जी का बैकग्राउंड अगर आप देखें, अरविंद केजरीवाल, उनका बैकग्राउंड काफ़ी, वो पहले यूथ फॉर इक्वालिटी नाम के आंदोलन से जुड़े थे, और यूथ फॉर इक्वालिटी का पूरा जो मकसद था, उनका पूरा उद्देश्य था कि जो रिजर्वेशन आरक्षण की प्रक्रिया जिससे ST, SC, OBC को लाभ हो सकता है उसको दूर किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी का बैकग्राउंड वहाँ से, और उन्होंने एक अवसरवादिता के तौर पे, पहले तो वो सत्ता में आए तो महात्मा गांधी का फोटो लेकर आए, सत्ता में आने के बाद गांधी का फोटो हटा दिया और भगत सिंह और अंबेडकर के फोटो लाए। अब जहाँ तक भगत सिंह और अंबेडकर के फोटो, मैं दोनों का पूरा ही सम्मान करता हूँ। फिर मेरे लिए आज़ादी का जो त्रिकोण है, आधुनिक भारत के 3 मेजर आइकन्स हैं, वो भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर हैं। पर ये केवल आइकन्स के रूप में फोटो लगाने के लिए नहीं है, उनके मूल्यों को समाज में लाना सबसे ज़रूरी है। अब जब आप अंबेडकर जी की बात करते हैं
तो आप देखिए अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में आंदोलन किए, लेखन किया, उनके लेखनी का कोई जवाब नहीं है, उनकी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है और उनके आंदोलन का भी कोई जवाब नहीं है। ये याद रखिए कि उन्होंने चौदार तालाब का आंदोलन किया, फिर कालाराम मंदिर का आंदोलन किया, साथ ही साथ उन्होंने मनुस्मृति जलाई और मनुस्मृति जलाते समय भी उन्होंने कहा इस किताब में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इसके ला रहा हूँ। और फिर आखिर में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। और इसीलिए उन्होंने बुद्ध धर्म पूरे अध्ययन के बाद उन्होंने एक्सीडेंटली, जैसे समाज में 80% लोग आकस्मिक एक्सीडेंटल तौर से एक या दूसरे धर्म में जहाँ पैदा होते हैं उसी धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताकर उसके आधार पे दूसरे धर्मों के बारे में या तो अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, बुरा कहने वाले भी बहुत हैं, पर वो कोई चॉइस का मामला नहीं है। अम्बेडकर जी के मामले में उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर आए कि बौद्ध धर्म जो है वो उनके मानव में है और इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात केवल कपड़े पहनने नहीं था, सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो 22 प्रतिज्ञाएं कि मैं अपने जीवन में कौन सा परिवर्तन लाऊंगा जिससे मैं इस जो जाति वर्ण व्यवस्था की चौकट से निकलकर एक ऐसे धर्म में जाऊं जहाँ समता वास्तविक रूप से है। तो उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को भी लोग ये केवल एक से कहते हैं, उन्होंने जो बहाना बनाया कि भाई उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, पर जहाँ तक मैंने पूरी वो प्रतिज्ञाएं पढ़ी हैं उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणपति राम कृष्ण इनकी मैं पूजा नहीं करूँगा। उन्होंने नफरत की कोई बात नहीं की। बाबा साहब की आप सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, वो जब भी बात करते थे उनकी बात में अहिंसा का टच है, अहिंसा का आधार है, प्रेम का आधार है, लोगों को जोड़ने का आधार है। तो ये पहली बात कि भाई राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, उसका हमको पूरा विरोध करना चाहिए। उन्होंने कोई अपमान नहीं किया, उन्होंने कहा मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, तो ये कैसे अपमान हो गया। तो ये एक बात है। पर दूसरी बात मुख्य रूप से ये है कि जो केजरीवाल हो या आरएसएस हो, आरएसएस के बारे में हम और भी बात कर सकते हैं, पर केजरीवाल का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन नहीं है। वो जो म्यूनसिपैलिटी के 2 इश्यूज उन्होंने ले ली हैं, हेल्थ एजुकेशन, और जैसे पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल पॉपुलराइज किया था, इन्होंने एक दिल्ली मॉडल पॉपुलराइज किया। मोदी ने पेपर्स में एडवर्टीजमेंट डाल के मोदी मोदी करवाया, ये उसी मॉडल पे चल के केजरीवाल केजरीवाल करवा रहे हैं। तो मुझे कोई किसी व्यक्ति से पर्सनली कुछ विरोध नहीं है, मेरा मुख्य बात जो है वो विचारधारा का है। आप समता की विचारधारा की बात करते हैं, आप अंबेडकर जी को मानते हैं, तो आपको अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं से परहेज क्यों है, उनसे विरोध क्यों है। और आपका एक मंत्री है, वो ये 22 प्रतिज्ञाएं ले रहा है और ये प्रतिज्ञा पहली बार नहीं ली गई, 1956 में बाबा साहब ने ली और हर साल इस विजयादशमी के दिन, अशोक विजयादशमी के दिन इसको दोहराया जाता है। तो इस साल उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनको भी गुजरात में चुनाव लड़ना है। अब वो चुनावी विश्लेषण तो खैर आप लोग ज़्यादा अच्छा करेंगे। अब चुनावी उनको एक संदेश भी देना है कि भाई मैं तो भाई जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, मैं कृष्ण के समान हूँ, कंस का मैं विध्वंस करूँगा। और ये एक अवसरवादिता है, इलेक्टोरल अपॉर्चुनिज्म, चुनावी क्षेत्र पे अपॉर्चुनिज्म है जिसमें आप व्यक्ति को सामने रखते हैं और उसके सिद्धांतों को बाईपास करते हैं। ये यहाँ तक आप पार्टी का सवाल है, ये मैंने उस लेख में भी लिखा है और ये मेरी समझ है। सर जी, इसके साथ साथ मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने जिस सवाल को मैं पूछना चाहता था उसको आपने पहले क्लियर कर दिया कि वो 22 प्रतिज्ञाएं जो है वो संविधान के सेक्युलरिज्म में जो आती है उसको आपने पहले उसका जिक्र कर दिया। लेकिन इसके साथ राजेंद्र पाल गौतम ने एक आरोप लगाया कि भारत की पुलिस मानो भाजपा की कार्यकर्ता बन गई है, क्योंकि उनके ऊपर इस 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर दिल्ली पुलिस ने केस भी दर्ज की। अगर दिल्ली पुलिस ये केस दर्ज करती है तो क्या वो संविधान के दायरे में आता है या संविधान से कुछ छेड़छाड़ उस बात में लगती है? इस संदर्भ में जो कि सारे विवाद की जड़ है, इसमें आप सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब ये यहाँ की पुलिस के बारे में, उसकी निष्पक्षता के बारे में पहले बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं।
यहाँ की पुलिस में जो एटीट्यूड आ चुका है कि वो एक तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ उनका रवैया का जो एक तरीका है, वो बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे, दलित विरोधी हिंसा के समय भी उनका एक जो रवैया दिखता है, उसमें वो क्लियर है। अब जहाँ तक संविधान का सवाल है, संविधान में इस प्रकार का कोई जगह नहीं है कि जो व्यक्ति एक बाबा साहब वाली प्रतिज्ञा लेता है, उस पे कोई अपराध हो। तो फिर आप क्या पुलिस ये कहना चाहेगी कि वो अगर आज बाबा साहब जिंदा होंगे तो बाबा साहब पे भी केस चलाएगी, बाबा साहब को पुलिस थाने में बुलाकर उनकी पूछताछ करेगी? तो ये पुलिस की जो पार्शियलिटी है, पक्षपात है, वो पक्षपात पिछले 20, 25, 30 सालों में बहुत बढ़ा है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल पुलिस ही नहीं, हमारी समाज व्यवस्था के बहुत सारे अंग में इस प्रकार का मुस्लिम विरोध, क्रिश्चियन विरोध, एससी एसटी विरोध, उनकी विचारधारा में कहीं आ गया है। ये मैं कहना चाहूँगा इसलिए क्योंकि सवाल केवल दलितों का नहीं है, एससी एसटी ओबीसी का नहीं है, सवाल केवल मुसलमानों का नहीं है, सवाल केवल स्त्रियों पे अत्याचार का नहीं है। ये पूरे जो वंचित तबके हैं, उनके खिलाफ एक पूर्वाग्रह समाज में प्रसारित किया गया है और इसको बड़े सिस्टमैटिक तौर से सभी संगठनों के अंदर से घुसपैठ के रूप में डाला गया है। तो मुझे जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसी को मेरी समझ ये है कि आज जब हम इस मुकाम पे खड़े हैं, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो संविधान से ज़्यादा जो आज एक प्रचलित डोमिनेंट जो ज़्यादा प्रभावशाली विचारधारा चल रही है, उससे ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं कई बार। तो उसमें ये भी एक चिंता का सवाल है। सवाल केवल राजनीतिक पार्टी, कौन सी राजनीतिक पार्टी पावर में है, उसका सवाल नहीं है केवल, उसका सवाल तो है, साथ में ये सवाल है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं, हमारे एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थाएं, हमारे सांस्कृतिक संस्थाएं, उनमें किस प्रकार की बातचीत हो रही है, उनमें किस प्रकार से जो बदलाव की बात आज़ादी के आंदोलन के साथ आई, जो बदलाव की बात भगत सिंह ने की, अंबेडकर जी ने की, गांधी ने की, उसका हमारे आज के सामाजिक जीवन में कितनी जगह है, ये हमको सोचने की ज़रूरत है। और मुझे इसमें बहुत निराशा होती है कि हम बहुत अपने रास्ते से भटक गए हैं। सर जी, जिनको लेकर ये सारी चर्चाएं हो रही है, अभी राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्होंने पुलिस के संदर्भ में कहा, बीजेपी के संदर्भ में भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अभी आपने फिलहाल जो बताया कि अरविंद केजरीवाल यूथ फॉर इक्वेलिटी को लेकर उभर कर आए और उनका मकसद था कि रिजर्वेशन को हटा देना। जी। तो अभी भी राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने ना आपके खिलाफ कुछ बात कही है, न केजरीवाल के खिलाफ कुछ बात कही है, न आरएसएस के खिलाफ कुछ बात कही है। उन्होंने जो भी बात कही है वो केवल बीजेपी के संदर्भ में कही है। जी। तो हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, लेकिन आपकी अधिक भी हो सकती है। तो इस संदर्भ में आपको क्या लगता है कि ये ऐसे अगर संदर्भ है तो इससे हम क्या अंदाजित कर सकते हैं? इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैसे जो अम्बेडकरी विचारधारा है, वो सकारात्मक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखती है, ऐसी मेरी समझ है। पॉजिटिव समाज को बनाने वाली विचारधारा में ज़्यादा विश्वास रखती है और राजेंद्र पाल गौतम का ज़्यादा लक्ष्य जो उनको अपने विचार रखना था, उन्होंने अपने कार्य से किया। उन्होंने कार्य से किया कि भाई आपको अगर हमारी ये बात मंजूर नहीं है, अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएँ मंजूर नहीं हैं, तो मैं आपके कैबिनेट में नहीं रह सकता। उन्होंने तो अपने कार्य से इसको सिद्ध किया है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, अभी वो जगह-जगह जाकर इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये एक समाज को बदलाव का तरीका यही होता है कि आप सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ों को समाज तक ले जाइए और उसके आधार पे और आपका जीवन आपके सिद्धांतों का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो राजेंद्र पाल गौतम जी की मैं तारीफ इसके लिए करूँगा कि वो अपने सिद्धांतों पर जी रहे हैं कि भाई मेरे को मिनिस्टरशिप मेंटेन करना है, इसीलिए मैं अवसरवादी तरीके से, अपॉर्चुनिस्ट तरीके से मिनिस्टर बना रहूँगा, ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसलिए मेरी नज़रों में उनकी इज़्ज़त बहुत बढ़ गई है कि वो केवल कहने के लिए नहीं कह रहे, वो अपने सिद्धांतों पर टिके हैं और ये मेरे ख्याल से जो बाकी एससी, एसटी, ओबी के लीडर्स हैं, उनके लिए एक उदाहरण होना चाहिए। क्योंकि मेरी एक दूसरी पीड़ा ये है कि
दलित समाज से आए बहुत सारे लीडर बहुत सारे समझौते कर लेते हैं सत्ता के लिए। माफ़ कीजिएगा, मैं एक ब्रॉड क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, और ऐसा दलित समाज को, SC ST समाज को इससे बहुत नुकसान हुआ है कि उनके कुछ नेता आते हैं, नेता बन जाते हैं, फिर वो उसी विचारधारा के साथ हाथ मिला लेते हैं, जो विचारधारा वर्ण और जाति व्यवस्था को नए रूप में जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। तो फिर आप कैसे हुआ? आप कैसे हुए अम्बेडकरवादी? आप कैसे हुए सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने वाले? ये बात मुझे बहुत खटकती है, और ये बात मुझे राजेंद्र पाल गौतम जी के कार्य से बहुत अच्छी लगी कि सिद्धांतों के लिए उनके लिए पद का महत्व नहीं है, जो बहुत सारे लीडर लोग करते हैं। सर, मैं एक संदर्भ है इस जाति व्यवस्था जो है, तो जाति व्यवस्था को उन्मूलन करना ये बाबा साहब का भी विचार रहा है, वो सिद्धांत ही रहा है। आज हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र पाल गौतम जी ने जाति उन्मूलन की एक यात्रा भी चलाई, और इसी दौरान आरएसएस के मोहन भागवत जी ने भी एक बात कही है कि जाति को एक, इससे सारे समाज को एक कुछ न कुछ नुकसान पहुंच रहा है। तो इन दोनों बातों को जोड़कर हम इसका अन्वयार्थ क्या कर सकते हैं? जी, देखिए, जहाँ तक राजेंद्र पाल गौतम का सवाल है, उनके काम में पूरी ईमानदारी दिखती है और वो अपने एक सही रास्ते पर जा रहे हैं। जहाँ तक मोहन भागवत जी का सवाल है और जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, इनका जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का या वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को नए रूप में प्रस्थापित करने का, वो एजेंडा इनका बदला नहीं है। आप याद रखिए कि जब बाबा साहब ने ये किया था, आरएसएस तो शुरू में डायरेक्टली स्पष्ट रूप से मनुस्मृति का समर्थन करती थी। गोलवलकर से लेके भागवत की यात्रा देखें तो उनके भाषा में बदलाव है, पर एजेंडा में कोई बदलाव नहीं है। अभी भी वो हिंदू राष्ट्र बात करेंगे, वो अभी आजकल तो सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और बात करते हैं उसमें भी उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी जो ब्राह्मणवादी मूल्यों वाला राष्ट्रवाद है उसको वो लेकर चलते हैं। इसीलिए सावरकर की तारीफ करना, और फिर गोडसे के अभी एक ही साथ दो काम होते हैं। एक ही साथ गोडसे के मंदिर भी बना रहे हैं और एक ही साथ वो महात्मा गांधी को जवानी जमा खर्च के लिए ये भी कर रहे हैं और अम्बेडकर जयंती भी बना रहे हैं। तो ये क्योंकि अभी उनके प्रचारक और स्वयंसेवकों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो एक ही साथ अलग अलग भाषाओं में बात कर सकते हैं। तो मोहन भागवत जी जो बातें करते हैं लगता है बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, पर उसी के साथ साथ आपको दलित विरोधी हिंसा दिखेगी, उसी के साथ साथ आए दिखेगा एक अल्पसंख्यक को लकड़ी के पोल से बांध के पिटाई हो रही है, उसी के साथ साथ दिखेगा कि उन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं उनको छोड़ रही है। तो ये आज हम बहुत कठिन परिस्थिति में हैं कि भागवत जी के बयान से जाएं या उनके काम से जाएं, पर मुझे लगता है कि जो काम दिखता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बोलने के लिए तो आप जो बयान देते हैं वो तो चुनावी कारणों से हो सकता है, बहुत सारे कारणों से हो सकता है। आप पिछड़ा नहीं दिखना चाहते इसलिए आप बयान देते थे कि जाति व्यवस्था इररिलेवेंट हो गई। अब जाति व्यवस्था इररिलेवेंट या नकारा, उसका कब महत्व कब होगा? जब जाति समाप्त होगी। जाति कैसे समाप्त होगी? उसके लिए आपको हमारा जो आरक्षण नीति है उसको ज़्यादा ईमानदारी से लाना पड़ेगा। और इसके खिलाफ तीसरा देखिए, इसी मोहन भागवत जी के नेतृत्व में एक और संगठन चलता है, सामाजिक समरसता मंच। अब ये जो चीज़ों को आप कैसे समझेंगे? बाबा साहब कहते हैं जाति व्यवस्था का अंत होना चाहिए, ये कहते हैं जातियों को समरसता से जीना चाहिए। तो ये बहुत एक जो नीति चल रही है हमारे समाज में, वो नीति बहुत चालाक नीति है, मैं तो यही कहूँगा। और उसका जवाब तो राजेंद्र पाल जी गौतम जैसे लोग समाज में सामने आकर वास्तव में जागरण का काम करें। और ये मुख्य बात मेरे दिमाग में जो है वो ये है कि बाबा साहब के सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनके फोटो के सिवा। फोटो आप जरूर लगाइए, पर उनके सिद्धांतों को जब तक आप जीवन में नहीं ले आएंगे तो वो असली में आप अम्बेडकरवादी हैं ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं।
बिल्कुल सर, आपने जिस बात को कहा कि प्रतिमाओं से को लेकर विचारों तक का जब स्वीकार नहीं होता, तब तक कोई जी अम्बेडकरवादी नहीं बन सकता। लेकिन हाल ही में हमारे देश का माहौल जो भी दिखता है, आपने जो भी बात कही कि गांधी जी और अम्बेडकर जी का समन्वय होना चाहिए, लेकिन जिनके विचारों को लेकर कांग्रेस इस देश में सत्ता में रही, भाजपा सत्ता में आने के बाद आपने कहा कि सारे है। जो भी इतिहास पुरुष है उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल तस्वीरें ही स्वीकारते हैं। जी आप आम आदमी पार्टी भी जो है कि तस्वीर तक ही सीमित है, और कांग्रेस भी जो है गांधी का स्वीकार तस्वीर तक ही करती है। जबकि आप मराठी भाषा भी अच्छी जानते हैं, विवाह शिरवाडकर ने एक कविता में भी ये लिखा है कि गांधी जी के पीछे सिर्फ दीवारें रह गई। तो ये सारी जब बातें होती है, सिद्धांतों को अवहेलना कर देना, सिद्धांत को नकार देना और केवल प्रतिमा का स्वीकार करना, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। जी भले वो राजनीति में दिख रहा हो, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे भी दिखाई देता है। तो इस पे हम क्या चिंतन करना चाहिए आज के समय में, ऐसा आपको लगता है? जी। तो देखिए, ये भी आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो दक्षिणपंथी दबाव, यानी एक धर्म के नाम की राजनीति का दबाव इतना बड़ा है, इतना शक्तिशाली हो गया है कि बाकी लोग जो गांधी जी के अच्छे सिद्धांतों को मानना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा पीछे हट करनी पड़ी है। मैं ये नहीं मानता कि किसी भी पार्टी ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को पूरी तौर से लागू किया या अंबेडकर जी के पूरे सिद्धांतों को लागू किया, मैं इस बात को नहीं मानता। पर मुझे कई पार्टियों में ऐसी उम्मीद है कि वो केवल ज़बानी जमा खर्च से ऊपर उठकर उनके सिद्धांतों को लाने की भी कोशिश करते हैं, और वो मुझे कई जगहों पर दिखती है, पूरे तौर से नहीं तो छोटे तौर पे ऐसा दिखता है कि वो, जैसे अभी देखिए, गांधी जी के दो मुख्य बात थे। एक पहले अस्पृश्यता उन्मूलन, वो उनका एक बहुत बड़ा आंदोलन था। दूसरा स्त्रियों का सामाजिक आंदोलन में सहभाग, और तीसरा हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम, ये तीन उनके, मेरे ख्याल से मैं उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से मानता हूँ। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके कई पार्टियां इस तरफ से आगे जो बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, उसको हमको मदद करना चाहिए, क्योंकि प्योर आज कोई 24 कैरेट पार्टी है, ऐसा मैं नहीं मानता। 24 कैरेट जो नकारात्मक चीज़ें हैं, पूरे तौर से जो संविधान के विरोध वाले मूल्य वाले हैं, वो लोग तो शक्तिशाली हैं। पर जो लोग बराबरी में मानते हैं और मेल-जोल में मानते हैं, वो लोग हैं बहुत। पर श्रीकांत जी, वो लोग बिखरे हुए हैं, इसीलिए उनकी ताकत आज दिखती नहीं है, क्योंकि वो बहुत बिखरे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे अभी, मैं ये मुद्दा हमारा है तो नहीं आज के टॉपिक का, पर जैसे भारत जोड़ो जैसी यात्रा चल रही है, उसमें एक मुझे प्रतिबिंब दिख रहा है कि समाज के अलग-अलग तबकों के सवालों को जोड़ने का, और जो हम लोगों में बिखराव है, चंद्रकांत जी आप एक देखिए कि हम लोगों में बिखराव है। हम लोगों से मेरा मतलब है जो प्रगतिशील मूल्यों के आधार पे समाज को बनाना चाहते हैं, वास्तविक में बराबरी लाना चाहते हैं, हम लोगों में बिखराव है। कहीं ईगो है, कोई थोड़े से वैचारिक मतभेद है, तो हम एक खुले हुए, हमारी ताकत दिखती नहीं है। और जो लोग बराबरी को समाप्त करना चाहते हैं चालाकी से, जो लोग वैमनस्य की भावना को बढ़ावा देना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को दबाना चाहते हैं, वो तो बहुत यूनाइटेड है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक संगठन के प्लेटफॉर्म पे बैठकर बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि जो प्रगतिशील लोग हैं, उनको एक बात सोचना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, मेरा एक दूसरे प्रगतिशील संगठन से थोड़ा मतभेद है, पर कोई भी लोग जो भारतीय संविधान को मानते हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, उनके साथ मिलकर चलने में मुझे कोई परहेज़ नहीं है। और जहाँ मौका पड़ा, मैं मिलकर एक ऐसी मुट्ठी बनाने की कोशिश करूँगा कि हमारी एकता के कारण समाज में परिवर्तन हो। तो वो आज की कोशिश मुख्य रूप से एक सकारात्मक तरीके से होना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि राजेंद्र पाल गौतम जी जिस प्रकार से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो उसी दिशा में जा रहे हैं कि जहाँ बहुत सारे इस प्रकार के लोग जुड़ें और समाज में एक बेहतर चित्र खड़ा करने की कोशिश करें।
सर जी, राजेंद्र पाल जी गौतम के अभी हाल ही के जो उदाहरण से हम सीखना चाहिए या देखते हैं, तो हम भारतवर्ष जो एक संविधान के आधार पर जब भी चलता है, तो हम संविधान सभा को अगर देखते हैं तो हर तरह का एक तत्व ज्ञान का संघर्ष भी संविधान सभा में रहा। लेकिन उस संघर्ष को लेकर उन्होंने वहां से कुछ तो भी सभी समाज के लिए, क्योंकि संविधान जो है पूरे 100% लोगों के लिए है, तो ऐसे 100% लोगों को अपनी विचारधारा रहेगी, अपना तत्वज्ञान रहेगा, लेकिन फिर भी आमतौर पर वो इकट्ठा कैसे रहे, ये बात संविधान सभा ने हमें सिखाई। लेकिन क्या अभी जो है फिलोसॉफिकल जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ चुकी है, और यह फिलोसॉफिकल संघर्ष चाहे वो किसी भी पार्टी की ओर से हो, सामाजिक संगठन के तौर ओर से हो, वो रुक गया है, कहीं ना कहीं वो सीमित हो गया है। तो क्या इसके ये दुष्परिणाम निकल कर आ रहे हैं इस संदर्भ में? आज के दौर पे अगर हम देखें, आपकी राय इस संदर्भ में क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि आज़ादी के आंदोलन के बाद कुछ सालों तक उसी रास्ते पर चलने की बहुत अच्छी कोशिश हुई, पर बाद में समाज में जिस प्रकार से नफरत फैलाई गई, और ये आप समझ सकते हैं कि नफरत किसने फैलाई, कौन से वो माध्यम हैं। आज तो मीडिया का एक बहुत बड़ा भाग भी नफरत फैलाने में लगा हुआ है। किस प्रकार से प्राचीन मूल्यों का गौरवान्वन किया गया। अब प्राचीन काल में सभी कुछ अच्छा नहीं था और सभी कुछ बुरा भी नहीं था। प्राचीन काल में चारवाक भी थे और ब्राह्मणवादी परंपरा भी थी। तो ये जो प्राचीन मूल्य से की परंपराओं का गौरवान्वन हुआ, उसके कारण जो हमारे लीडर्स हैं, नेता हैं आंदोलनों के, मैं आंदोलनों के नेता की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक पार्टियों के नेता की बात करें तो कई लोगों ने निजी समझौते किए, कई लोगों ने अवसरवादिता दिखाई, और जो त्याग तपस्या की ज़रूरत थी सबको लेकर चलने की। अब आप देखिए, आज़ादी के आंदोलन के दौरान मतभेद नहीं थे क्या? थे। बाबा साहब और गांधी में भी मतभेद थे, पर गांधी ने तो बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर छुआछूत के विरोध में आंदोलन चलाया। बाबा साहब ने भी देखा कि भाई गांधी जो पूरी हमारी बात तो मान नहीं रहे, पर आज़ादी तो वही दिला रहे हैं, इसीलिए वो उन्होंने कैबिनेट भी ज्वाइन की, हिंदू कोड बिल को डिज़ाइन भी किया। ठीक है, तो ये जो प्रकार का है कि मैं आपसे थोड़ी चीज़ों में असहमत हूँ, पर हमारा जो बड़ा लक्ष्य है, बड़े लक्ष्य में हम मिलके भी चलेंगे। मैं पूरा आपसे सहमत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए आप और मैं अगर सहमत हैं, तो ऐसे अगर सभी सामाजिक ग्रुप इस प्रकार की बात पर आ जाएं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम समाज को बदलने की एक बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण कोशिश आने वाले समय में कर सकते हैं। सर, क्या ऐसा लगता है कि आज राजेंद्र पाल गौतम जी का जो इस्तीफा हुआ है, तो क्या इससे ऐसा लगता है कि हमारा जो देश है किसी एक ही एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा की ओर बढ़ता जा रहा है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, लेकिन एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा की ओर? हाँ जी, आप ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक विचारधारा जो आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा नहीं थी, एक विचारधारा जिसने आज़ादी के आंदोलन के दौरान ब्रिटिश की मदद की, वो विचारधारा बहुत मजबूत होती जा रही है। और ये उसी विचारधारा के कारण है कि हमारे जो असली मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान से जुड़े हुए, नौकरी से जुड़े हुए, किसानी से जुड़े हुए, वो मुद्दे दुय्यम स्थान पाते हैं। और जो भावनात्मक मुद्दे हैं, मंदिर का सवाल हो, गाय का सवाल हो, लव जिहाद का सवाल हो, और कई चीज़ों का सवाल हो, वो समाज में सामने रहते हैं। तो ये उस विचारधारा के प्रभाव में हैं, क्योंकि उस विचारधारा को सामाजिक बराबरी के लिए आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। उसको एक ही बात लगती है कि वो भाई समाज के जो ऊपर के लोग हैं उनका वर्चस्व बना रहे। नई भाषा में, भाषा वो मनुस्मृति की शायद इस्तेमाल न करेंगे, पर भाषा तो बदल सकती है। उसके अंदर का जो कंटेंट है उसी को रख के वो नई भाषा में बोल रहे हैं। तो आज आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक विचारधारा जो आज़ादी के आंदोलन से दूर रही, आज़ादी के आंदोलन के सिद्धांतों से दूर रही, एक विचारधारा जिसने अंग्रेज़ों की मदद की, वो विचारधारा आज बहुत मजबूत हो गई है। और उसमें हमने खुद को दोष देना चाहिए कि हम ये अपने सामने देखते रहे हैं और हम उन सिद्धांतों को मजबूत नहीं कर पाए। तो
दूसरे को दोष देना, एक उंगली उठती है तो तीन उंगली हमारी तरफ उठती है, हमने क्या किया। तो ये मैं एक आत्म परीक्षण की बात कर रहा हूँ कि हमें अंदर भी झांकना चाहिए और उस झांकने के आधार पे अपने नीतियों को, कार्यों को बदलाव करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे समाज को बना सकें। सर, राजेंद्र पाल गौतम जी को लेकर मेरे एक तुलनात्मक सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से है, लेकिन आज मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही उन्होंने धम्म का स्वीकार किया, बीजेपी ने उनके खिलाफ निदर्शन किए और उनसे पहले एक दलित नेता भी रहे जो रहे शेड्यूल कास्ट के उदित राज, जिन्होंने भी धर्मांतर किया था और उसके बाद वो बीजेपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने और आज राजेंद्र पाल गौतम जी का यह हश्र हुआ। तो ये दोनों में अगर हम कंपैरिजन करना चाहे तो क्या एक अर्थ निकलकर बाहर आ सकता है? इस संदर्भ में आपकी राय क्या है? हाँ, मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप, ये थोड़ा बीच में कनेक्शन लूज हो गया था, इस सवाल को दोहराएं। किसके बीच में तुलना करूं मैं? बीजेपी के एमपी कौन बने? हाँ, उदित राज जो थे, उदित राज, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने भी धर्मांतर किया, बौद्ध धम्म का स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। लेकिन आज जब राजेंद्र पाल जी गौतम ने धम्म का स्वीकार किया तो बीजेपी ने उनके खिलाफ आंदोलन किया। तो ये दोनों जो बातें हैं, इसमें कंपैरिजन को लेकर क्या अर्थ निकलकर बाहर आता है? कंपैरिजन तो देखिए, हम सब लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं और मध्यम वर्गीय लोग कब अपने निजी स्वार्थ को सामने रखेंगे? जब निजी स्वार्थ को सामने रखते हैं तो फिर वो समझौता परस्ती नीतियों पे आ जाते हैं। तो मैं आज यही कहूँगा कि वो जो उदित राज जी थे, रामराज जिनका पहला नाम था, वो बीजेपी में गए और अभी फिर मेरे ख्याल से वापस भी आ गए हैं। और वो बीजेपी में उनको लगा होगा कि भाई हम लोग एमपी बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे। वो लालच कई मध्यम वर्गीय लोगों को होता है। जैसे बाबा साहब अपने सिद्धांतों के लिए कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते थे। तो फर्क तो यही है कि एक तरफ राजेंद्र पाल गौतम, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग हैं जो सत्ता के पीछे नहीं है, सिद्धांतों के पीछे हैं। और दूसरी तरफ उदित राज जैसे लोग हैं, रामदास आठवले जैसे लोग हैं, और वो तीसरे वो रामविलास पासवान जी थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों से ज़्यादा सत्ता को महत्व दिया और सत्ता को महत्व देकर वो उसमें शामिल हो गए। तो ये एक हमारे आंदोलन का ये एक दुर्भाग्य है कि मध्यम वर्गीय जो ये होती हैं एस्पिरेशंस या सेल्फिश स्वार्थी पद पाना, वो हमारे को कई बार डस लेती है। उसके प्रभाव में आकर लोग समझौता करते हैं और उसके भी आपने कई उदाहरण जो आप बताए, मैं इसको इसी प्रकार से देखूँगा। अब आप बाबा साहब को देखिए, बाबा साहब मिनिस्टर पद से कोई निकाले नहीं गए, उन्होंने तो खुद छोड़ा। उन्होंने कहा ये अगर मैं हिंदू कोड बिल नहीं ला सकता, ये मजदूरों के समाज के लिए नहीं कर सकता, तो मैं कैबिनेट में क्यों रहूं? ये एक रोल मॉडल है। दूसरा, मैं महात्मा गांधी को भी थोड़ा रोल मॉडल मानता हूँ। अब आज़ादी मिली उनके नेतृत्व में, आज़ादी का जब जिस दिन मिली, वो आज़ादी के सेलिब्रेशन में नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है, पटेल और नेहरू तुम देख लो, संभाल लो सत्ता, मैं चला समाज में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, मैं चल रहा हूँ उपास करने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और ये सवाल ये है कि जो अंबेडकर जी का रास्ता है या राजेंद्र पाल गौतम जी का रास्ता है, जहाँ सिद्धांतों को आप सामने रखते हैं, सत्ता को पीछे रखते हैं, ये एक वो रास्ता है जो समाज के परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। सर, मैं एक सवाल ऐसा पूछना चाहता हूँ कि 1990 का साल जब हम देखते हैं, 91 से भारत में ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया जी। और वही साल है जो 90 तक यहाँ पर मंडल कमीशन भी लागू हो गया। जी। मंडल कमीशन लागू हो गया तो इसका मतलब सेक्युलरिज्म का दायरा भी बढ़ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो 3 से 40 था वो भी बढ़ गया। उसके बाद उत्तर भारत में अगर हम देखें तो फुले शाह अम्बेडकर का नाम लेने वाली कुछ पार्टियां सत्ता में भी आ गई। तो ऐसा ये 90 का दौर रहा, लेकिन उसके बावजूद हमारी राजनीति और समाज नीति इस तरह क्यों इतनी करवट मोड़ ले गई कि जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा की तरफ आज देश को उस दिशा में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये बहुत एक गहरा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है।
कि 1990 के दशक में दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उसमें अमेरिका एक सिंगल पावर के रूप में उभरा। रशिया का डिक्लाइन हो गया कि रशिया के डिक्लाइन के साथ-साथ यानी सोशलिस्ट रशिया जो था, उसके कमज़ोर होने के साथ-साथ जो प्रगतिशील ताकतें थी, वो दुनिया भर में कमज़ोर हुई। तीसरा जो आर्थिक मामला अगर आप देखें, तो आर्थिक मामले में भी जो साम्राज्यवादी थे, साम्राज्यवादी देश, उनका वर्चस्व बढ़ा और उसके आधार पे ग्लोबलाइज़ेशन एक मजबूरी हो गई थी मेरे ख़्याल से। क्योंकि देखिए आप एक आइसोलेटेड तरीके से अलग अलग दुनिया में नहीं जी सकते। आर्थिक व्यवस्था में आपको दुनिया के दूसरे देशों से संबंध रखना ही पड़ेगा। तो उसके दबाव में, वर्ल्ड बैंक के दबाव में और वो सब अपनी आर्थिक नीति के आधार पे एक ग्लोबलाइज़ेशन की प्रक्रिया लानी पड़ी। ये एक बात है, ये बात का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो मंडल कमीशन लाया गया, तो मंडल कमीशन के साथ आते तक उसके पहले भी देखिए मंडल कमीशन तो 1990 में आया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 1980-81 में गुजरात में आरक्षण के विरोध में दंगे करवाए गए थे। 1986 में गुजरात में ओबीसी के प्रमोशन के विरोध में दंगे करवाए गए थे। 1990 में तो मंडल कमीशन आ गया। तो समाज का एक तबका जो पुरानी व्यवस्था से सुखी था, उसको प्रिविलेजेस मिल रहे थे, उसको विशेषाधिकार मिल रहे थे। एक्चुअली ये आरक्षण नहीं है, ये जिन लोगों का आरक्षण है वो आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया है। तो जिनके आरक्षण कमज़ोर हो रहे थे वो लोग कमंडल के पीछे आ गए। अब देखिए एक तरफ से ये ताकतें भी आ रही थी 1980 के दशक में, बातें चल रही थी, धार्मिकता बढ़ाई जा रही थी, रामायण महाभारत सीरियल ऐसे प्रोजेक्ट किए जा रहे थे कि लोगों की धार्मिकता बढ़ रही थी। तो एक तबका था समाज का जो सामाजिक परिवर्तनों के खिलाफ था और मेरी समझ तो यहाँ तक है कि 1980 के दशक में आते-आते दलितों की एक उपस्थिति समाज में महत्वपूर्ण हो गई, स्त्रियां समाज में महत्वपूर्ण तरीके से आने लग गई और हिंदू मुस्लिम एकता जो छोटी-मोटी थी उसको तो खैर शुरू से ही आँच लगने लग गई। तो इसके खिलाफ के जो लोग थे, जिनके आर्थिक हित संबंध ये प्रक्रियाओं के खिलाफ थे, वो लामबंद हो गए कमंडल के पीछे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जो प्रधानमंत्री थे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा इन लोगों ने मंडल लाया, हम लोगों ने कमंडल लाया। कमंडल यानी राम मंदिर का मुद्दा लाया और उसने देश के पूरे जो चरित्र को बहुत बदल दिया और उनके पीछे भी समाज का एक तबका था। कौन सा तबका था? जिसके जिसके विशेषाधिकार जिसके विशेषाधिकार संविधान की नीतियों के कारण, आर्थिक नीतियों के कारण थोड़े कम हो रहे थे। खास तौर से वो तबका कमंडल के आंदोलन के पीछे खड़ा रहा। फिर वो कमंडल का आंदोलन, अगर इशारे से आप बात समझ जाएं, तो उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया और उनके पास फिर बहुत सारे कार्यकर्ता, हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता थे जो जाके आदिवासियों में काम कर रहे हैं, दलितों में काम कर रहे हैं, महिलाओं में काम कर रहे हैं और उनको खुद की विचारधारा से प्रभावित कर रहे हैं और उनकी विचारधारा जो भारतीय संविधान के मूल्यों के पूरी तौर से विरोध में है। सर, मैं फिर से राजेंद्र पाल गौतम जी के पहलू की ओर आता हूं। राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा दिया, यानी बीजेपी ने जो उनके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन आपने ही कहा कि वो अपने मूल्यों पे, अपने वैचारिक मूल्यों पे डटे रहे। केवल डटे ही नहीं रहे, तो उन्होंने इन मूल्यों को बढ़ाने के लिए अपना आंदोलन भी शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पे ये विचारधाराओं की और उन मूल्यों की टकराव भी है जो उन्होंने ताकतवर तौर से बढ़ाई है। तो इस बात को, इस टकराव को, इन मूल्यों को आगे बढ़ाने की जो उनकी सोच है, इसको आगे चलकर आने वाले दिनों में एक कैसा स्थान रहेगा, इस संदर्भ में आप देख रहे हैं? देखिए मैं थोड़ा इस बारे में आशावादी हूँ। आज बहुत खराब है, आज का माहौल बहुत खराब है, फिर भी मुझे आशा की किरण लगती है कि इस प्रकार के राजेंद्र पाल गौतम का आंदोलन एक तरफ है, भारत जोड़ो यात्रा दूसरी तरफ है, तो उनका प्रभाव समाज में होकर, क्योंकि चंद्रकांत जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज समाज में बहुत लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं,
और गरीबी की रेखा के नीचे गिरते जा रहे हैं। उनको एक उम्मीद चाहिए, एक उम्मीद जिसमें उनको डिग्निटी मिले, उनको डिग्निटी यानी अस्मिता उनकी मजबूत हो। तो एक राजेंद्र पाल गौतम जी का आंदोलन उस तरफ से आता है, दूसरी तरफ से भारत जोड़ो जैसी यात्रा इसी समय पे आ रही है। तो ये अपने आप में इसलिए सफल नहीं हो रहे कि कोई एक नेता उनको लीड कर रहा है, नेता तो लीड कर रहा है, पर लोगों में जो असंतोष है, लोगों में जो भावनाएं हैं, उनकी जो बराबरी की इच्छा है, उसके कारण वो इन प्रकार की चीज़ों को बहुत प्रतिसाद या तो दे रहे हैं या प्रतिसाद देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि आप देखिए कि आज समाज में कौन-सा वर्ग है जो चैन से रह सकता है? आज की गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बँटवारे की राजनीति और समाज के एक तबके की उपेक्षा, इसमें आप प्रोपेगेंडा से, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल से लोगों को थोड़े दिन तो कर सकते हैं भ्रमित, पर लोगों की पीड़ा तो अंदर रहेगी और वो पीड़ा के कारण इन आंदोलनों में वो अपना प्रतिबिंब देखकर इनसे जुड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर बहुत गहरी बात आपने कही। एक आखिर में एक मैं सवाल ऐसा करना चाहता हूं कि जो अभी ये सब कुछ हो रहा है, मूल्यों के आधार पे हो रहा है, वैचारिक आधार पे हो रहा है, लेकिन आमतौर में जो समाज होता है, जो पिछड़ा समाज होता है, वो इमोशनल ज्यादा होता है। अगर समझो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर कोई लेकर आता है तो उसको मसीहा मान लेता है, भले ही वो विचार को नकार दे। तो ये सभी समाज का एक पहलू है, दबे हुए समाज का एक पहलू है। तो इसको क्या होना चाहिए, इस पर एक सुझाव के तौर पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये आपने बहुत गहरी बात कही कि लोगों को अपने प्रतीकों से एक प्रेम हो जाता है, उस प्रतीक को, फोटो को ही वो सच्चाई समझ के आगे चलते हैं। पर उसमें यही है कि द्वंद्व यही है कि एक तरफ वो उस प्रतीक को चलते हैं और दूसरी तरफ उनके शरीर की पीड़ा, उनके मन की पीड़ा, उनका दुःख, वो भी चलता रहता है। तो ये 2 द्वंद्व के बीच में जब एक सही आंदोलन उनको दिखता है, तो सही आंदोलन की तरफ से ज़रूर जाएँगे, ऐसी मेरी मान्यता है। और वो सही आंदोलन आज हमको समाज में अलग-अलग रूप में दिख रहे हैं। तो प्रतीकों की राजनीति तो कर रहे हैं लोग, वो राम मंदिर का मुद्दा हो या अभी काशी विश्वनाथ का मुद्दा हो या गाय का मुद्दा हो, प्रतीकों की राजनीति है। प्रतीकों की राजनीति के जवाब में जो अभी बात चल रही है कि जाति व्यवस्था का अंत होना चाहिए, हमको नफ़रत छोड़कर भारत को जोड़ना चाहिए, ये चीज़ों पे लोग निश्चित रूप से जुड़ेंगे। क्योंकि एक वो ये भी बात है ना, एक शेर है, मुझे तो शेर शायरी ज़्यादा नहीं आती, दर्द का हद से गुज़रना होता है दवा बन जाना। यानी आप कब तक अपनी पीड़ा को, दुःख को, वंचितपने को झेलेंगे? उससे निकल कर लोग निश्चित रूप से सामने आएँगे और ये इन प्रकार के सकारात्मक आंदोलनों से जुड़ेंगे, इनको अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, समाज अच्छी दिशा में बदलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे विश्वास है और ऐसी मेरी इच्छा भी है। सर बिल्कुल, आप जिस विषय को लेकर जाने जाते हैं कि आप अपने वैचारिक मूल्यों के आधार पे कहीं भी जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो सिद्धांतों को पूरी तौर से रखते हैं और उसमें ज्ञान भी होता है, समता भी होती है और करुणा भी होती है और परिवर्तन के हौसले भी होते हैं। तो आज भी इसी सारे तथ्यों के आधार से, इन मूल्यों के आधार से ही आपने बात की। आखिर में कुछ अगर कहना चाहो सर संदेश के रूप में, तो आप जरूर कह सकते हैं। जी, आखिर में तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और आपने काफ़ी उदारता से मेरे विचारों को सामने रखने का मौका दिया। इसका ये बहुत मैं आपका इसका धन्यवाद देता हूँ और मैं एक ही उम्मीद करता हूँ कि आपके जैसे चैनल, जो भी उनकी पहुँच है, वो इस काम को थोड़ा और मजबूती से करें। क्योंकि आज जो बड़ा मीडिया है, वो तो पूंजीपतियों के हाथ में है, कॉरपोरेट के हाथ में है, जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ में है। तो हमारी ज़िम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है कि अपनी बातों को समाज तक किस प्रकार से पहुँचाना। यही मेरी एक निवेदन रहेगा कि अगर हम अपने काम को और मजबूती से कर सकें, तो हम सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को बहुत एक बड़ा
सामने ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश यही है मेरी। बिल्कुल सर, आपकी इस बात को सर आंखों को लेकर हम जरूर कोशिश करेंगे और इन बातों पर खरा उतरने की कोशिश जरूर हम भी करेंगे। और आपने आज अपना जो अमूल्य समय त्रिवेज मीडिया के लिए दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।